ठीक है, हम लोग जो है अपने हिस्ट्री का जो है आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह चैप्टर सबसे ज्यादा सबको लेंदी दिखता है, ठीक है, ताकि फॉरेन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन खैर इस चैप्टर अब एग्जाम में है तो कहीं हम जा भी नहीं सकते, तो इस चैप्टर का हम लोग जो है कम से कम इसमें 100 MCQ अर्थात कम से कम 100 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम टच करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो है इसमें डिस्कस भी करेंगे, जिसके वजह से हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरह कहेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये जवाब खोजते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस सब पर। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए। हाँ, अगर आप पढ़े हैं तो इसका जवाब केवल देना है, तुरंत पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन यह है हमारा, व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा कौन सा मुख्य इशू जो है क्रिटिसाइज किया गया था? सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल द प्रेस, या प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च, या मॉडर्न आर्मी, या एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तो बताइए क्या क्रिटिसाइज किया गया था? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा क्या किया गया था? चलिए ये तो ध्यान दीजिएगा। पहले अगर इसमें बात करिएगा तो आपको यह देखना होगा कि सर लिबरल नेशनलिस्ट अर्थात ये जो लिबरलिज्म क्या होता है, आपको यह भी ध्यान देना एग्जाम में क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होते हैं, लिबरलिज्म का, ठीक है। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन लिबरल नेशनलिस्ट का जो है क्या डिमांड था? तो ये गवर्नमेंट बाय आवर कंसेंट चाहते थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहते थे, याद है ना, ठीक है। और ये सिटीजन सब हैज राइट, सबको जो है वोटिंग देने का राइट्स हो, ये सारी चीजें, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 इन यूरोप। बताइए यूरोप में जो है 1815 में कौन सा रिजाइम या फिर कौन से कंजर्वेटिव रिजाइम बने थे या सेटअप हुए थे? ऑटोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, या डिक्टेटोरियल? एरिस्टोक्रेटिक ना, एरिस्टोक्रेटिक कंजर्वेटिव। चूंकि ये देखिए 1815 में क्या हुआ, बात को यहाँ समझिए। 1815 में जो रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जो रसिया, प्रसिया, ठीक है, रसिया भी था, प्रसिया भी था, ऑस्ट्रिया भी थे, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया और ब्रिटेन, इन चारों लोग को अगर देखिएगा, इन चार लोगों ने किसके अगेंस्ट युद्ध किया था? नेपोलियन के अगेंस्ट। याद है ना, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन की हार हुई और ये लोग चार लोग जीते थे। और इन्हीं लोगों ने 1815 में ऑस्ट्रिया, याद है ना, ऑस्ट्रिया के जो है वियना में ये लोग बैठक किए थे, जिसका कौन क्या था, लीड किसने किया था? ड्यूक मेटरनिख ने, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने जो किया। और उसी समय इन लोगों ने क्षेत्रों को बांट लिया, जो फ्रांस के क्षेत्र जीते हुए थे उन सभी क्षेत्रों को इन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद फिर वही पर एरिस्टोक्रेसी मतलब उन्होंने लागू कर दिया। फिर वही जिस मोनार्की सिस्टम एरिस्टोक्रेसी को हटाया गया, फिर वही स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी फिर से फ्रांस में आ गई थी, समझ में आ गया मेरी बात? तो वही एरिस्टोक्रेसी होगा आंसर। ये थोड़ा रिकैप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। बताइए, तो बहुत इजी है कि आखिर बताइए एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना, राष्ट्र के प्रति जो भावना आने शुरू हुई, वो कौन सी क्रांति थी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति थी? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये तो इजी आंसर है। पहले ही एग्जाम पेपर हम लोग किताब जब पढ़ते हैं ना, तो बुक्स के जो है चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही लिखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में जो है यूनाइटेड इटली, याद है ना, इटली जो है 7 राज्यों में, 7 स्टेट में बटा था। केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट, याद है, केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट ही था जो इटली प्रिंसली के द्वारा शासन किया जाता, ठीक है। तो विक्टर एमोनियल सेकेंड हो, गैरिबाल्डी हो, इनके मदद से स्पेनिश जो रूलर थे उनको बाहर किया गया और फिर से जो इटली को एक यूनिफाइड नेशन बनाया गया। तो ये कब बना था? 1861 में बना था। तो उस समय किसको किंग ऑफ इटली बनाया गया? देखिए हम बोल भी दिए अभी बोलते समय, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। A large part of Balkan region was under the control of, बताइए
बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन एरिया का सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अंडर था? किसके? हब्सबर्ग एम्पायर। चलिए ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ये क्या था? एक मुस्लिम शासक थे, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर ही बाल्कन एरिया सबसे ज्यादा। अब बाल्कन एरिया को ही लेकर आगे जो है वर्ल्ड वार का चुनौती हमें मिलेगा। समझ आ रहा बात हमारी? वर्ल्ड वार जो होगा बाल्कन एरिया को लेकर ही इंपीरियलिज्म बढ़ेगा। इंपीरियलिज्म बढ़ने की वजह से क्या होगा? आगे जाकर युद्ध होगा। तो उस समय सबसे बाल्कन एरिया का सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए इतना दूर तक ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसको जहां आपत्ति होगा वो पूछ भी सकते हैं। हाँ, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा इस समय केवल क्वेश्चन ही टच कर रहे हैं, ज्यादा हम लोग को कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, केवल इस समय हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच करना है, ठीक है। टाइम हम लोग के पास कम है। अब देखिए समय रहता है इसलिए मैंने हिस्ट्री तुरंत स्टार्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव? यूरोपियन कंजर्वेटिव निम्नलिखित में से किसमें भरोसा नहीं करते थे या विश्वास नहीं रखते थे? द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्ट्रेंथ एंड मोनार्की, या रिटर्न टू सोसाइटी फॉर प्री रेवोल्यूशनरी डे, या नॉन ऑफ द डे? बताइए ये किस में भरोसा नहीं रखते थे? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसका आंसर क्या होगा? पढ़े हैं तो फटाक से जवाब दीजिए। क्या इसमें अगर देखिए यूरोपियन जो कंजर्वेटिव थे तो यूरोपियन कंजर्वेटिव कब आए? देखिए 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जब ये आए तो आने के बाद इन्होंने जो है चारों तरफ वही सिस्टम अपना दिया। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था ना, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग डेवलप करेंगे। आप पढ़िए बुक अच्छा से करेंगे। तो ये लोग इसमें भरोसा रखते थे। क्वेश्चन ये है कि इसमें भरोसा नहीं रखते थे, ठीक है, इसमें भरोसा रखते थे ये, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। स्ट्रेंथ मोनार्की, स्ट्रेंथ मोनार्की कि फिर से मोनार्की को बढ़ावा देना, इसमें भी लोग भरोसा रखते थे। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि भरोसा किस पर वो विश्वास नहीं किए, ये जवाब खोजना है हम लोग को ना। तो अगला देखिए, रिटर्न टू अ सोसाइटी फॉर प्री रेवोल्यूशनरी डे, उस समाज को फिर से क्रांतिकारी दिनों में लाना, यही भरोसा नहीं करते थे। हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर है? अब आ गया समझ में कि क्या आंसर होना चाहिए था सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियंस डिफीट? बताइए कौन सा एरिया जो नेपोलियन के डिफीट का कौन सा हिस्सा नहीं था? बताइए। हाँ बताइए। जर्मनी नहीं था, इटली नहीं था, ऑस्ट्रिया नहीं था, ब्रिटेन नहीं था। नेपोलियन के कौन सा नहीं था? आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, किसके अंदर नहीं था? ब्रिटेन का क्षेत्र कुछ था ही, ऑस्ट्रिया का भी क्षेत्र था, जर्मनी का भी क्षेत्र था, इटली में इसका नहीं था। इटली में जो है ठीक है दूसरे एम्पायर थे, वहां पर ये इनकी पहुंच नहीं गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इटली का बताइए तो एक ऐसा क्रांतिकारी कौन था? जेसिपी मैजिनी, याद रहे, ठीक है। उसने कौन से 2 सोसाइटी रखे थे? ठीक है। चलिए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज, क्या हुआ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से? हाँ, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, अब देखिए यहाँ पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यह कब अपनाया गया था? 1832 में 1832 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ग्रीस को आज़ादी मिला। आज यही ग्रीस को आज़ादी मिला ना, तो आप समझिए कि नीदरलैंड भी आज़ादी मांगने लगा, और उधर से फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। तो इसी जुलाई रेवोल्यूशन को देखकर ड्यूक मेटरनिख ने कहा कि फ्रांस जब जब छींकता है तब तक वो यूरोप को जोखाम पकड़ लेता है, पूरे यूरोप को। अब देखना, फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, दूसरे नेशन वाले भी उसी का डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो 8 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? अभी जस्ट बात हुआ है, तो बताइए हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ड्यूक मेटरनिख ने किया था। यह कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 में जो है नेपोलियन के हराने के बाद रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन्होंने वियना में बैठक किया। उस बैठक में क्या चीजें करनी है वो सारी बैठक किया, और उसी में जो उसमें बैठक में जो लीडिंग करने वाले, चाहे होस्टिंग करने वाला कौन था? ड्यूक मेटरनिख। या यही ड्यूक मेटरनिख ने कहा था, किसको? जेसिपी मैजिनी को कहा था मोस्ट डेंजरस एनिमी, सबसे खतरनाक दुश्मन। और यहां तक कि इसने दूसरा बात क्या बोला है कि जब जब व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच
कोल्ड, ये याद रखिए सब। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अच्छा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो 1815, ठीक है ना, वियना 1815 की ट्रीटी की निम्नलिखित में से कौन सा रिजल्ट नहीं था, क्या परिणाम नहीं हुआ था। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज सेट अप इन द नॉर्थ, मतलब नीदरलैंड्स की जो किंगडम है वो नॉर्थ में सेट कर दी गई। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, या रशिया वाज गिवन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। बताइए क्या होगा आंसर, क्या नहीं हुआ था। 10वां का आंसर क्या होगा, ए। कैसे ए होगा जी, ए डी, तो 4 लोग हो तो 4 लोग बोल दो, कोई ना कोई सही होगा ही। सी आंसर होगा, हाँ। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्टर्न में इसको नहीं हिस्सा मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, 11 में क्या है, द मीनिंग ऑफ वोल्कजिस्ट। ये वोल्कजिस्ट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। हाँ, वोल्कजिस्ट का मीनिंग क्या होगा, ना स्पिरिट ऑफ नेशन, स्पिरिट ऑफ नेशन होगा, आंसर बी। जी हाँ, यही तो सब याद करना है। और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में वही आता है। हम लोग सोचते हैं ना कि फ्रांस का राजा कौन था, यही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर वही आते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा, अक्सर वही आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या लिखा है, नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रशियन टू एस्टैब्लिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए जो मतलब यूनियन बना था, कस्टम यूनियन, वो कस्टम यूनियन का नाम क्या था, जोल्वेरियन। आप डिफिनेशन भी आज रख सकते हो कि व्हाट वाज जोल्वेरियन, जोल्वेरियन क्या था। ठीक है, तो जोल्वेरियन क्या था, जोल्वेरियन इज द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय द प्रशियन ट्रेडर्स टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग। अब यहाँ एले दिया, एले ये नापने का विधि था, याद है ना, एले ले, ये सब मापने का विधि था, मेजरमेंट। ठीक है, और ये तो हमको लगता है कि ला पतारिया सिटी ऑन, ये तो कलेक्टिव आइडेंटिटी में आएगा ना। चाहे नेशनलिज्म आइडिया क्या थे, तो ला पतारिया और सिटी ऑन। ला पतारिया का मतलब फादर ऑफ लैंड, और सिटी ऑन का मतलब हम लोग फ्रेंच नागरिक हैं, यही ना बात था। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स बनाए के वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। बताइए ऐसा कौन सा फ्रांस आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट्स तैयार किए थे, 4 इमेज तैयार किया था उसने। तो जब आप चैप्टर स्टार्ट करिएगा ना, जब चैप्टर, तो उसी में आपको लिखा होगा कि सन 1848 1848 में 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। कौन आर्टिस्ट, एक फ्रेंच आर्टिस्ट। तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उसी फ्रेंच आर्टिस्ट ने तैयार किया था, उसका नाम था फ्रेडरिक। तो फ्रेडरिक सॉरी, कौन सा आंसर होगा अब हम लोग का, जी समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया का इमेज किसने प्रिंट किया था, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। हाँ, किसने किया था, ये भी नहीं याद, फिलिप वेट ने किया था। किधर है फिलिप वेट, ए आंसर होगा, फिलिप वेट ने किया था, याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, 8वीं सेंचुरी के एंड में पोलैंड के साथ क्या हुआ, या विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। पोलैंड के साथ क्या हुआ था बताइए, क्वेश्चन में पोलैंड के साथ क्या हुआ था। पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ सेंचुरी, नहीं, गलत जवाब है। पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकेम पार्ट ऑफ रशिया, गलत है। पोलैंड का बहुत सारा हिस्सा फ्रांस ने जीता था, नेपोलियन ने। पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, गलत।
पोलैंड वाज बोला पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 3 ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। डी आंसर होगा। याद है पोलैंड का कुछ हिस्सा किसने जीत रखा था? फ्रांस ने, नेपोलियन की सेना ने। आज जब जीत हुई ना, जब जीता ये लोग, कंजर्वेटिव लोग जीते 1815 में, तो जीतने के बाद पोलैंड के हिस्से को इन्होंने क्या कर लिया? कुछ अपने कब्जा में ले लिया, कुछ अपने कब्जा में ले लिया। ठीक है, ये याद रहे। उससे भी नहीं तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिए, 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है जब अमेरिका आया, तो अमेरिका ने फ्रांस पर पूरी, सॉरी, जर्मनी पर पूरा तरह से थोप दिया, मतलब क्या आता है जी, लॉस ऑफ वार, जो भी युद्ध का हर्जाना होता है सब भरने का। तो पोलैंड का हिस्सा जो है, फ्रांस का कुछ हिस्सा, ये सब जो जीता था सब देना पड़ा था फ्रांस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जवाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या होगा? हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे अच्छा रोल किसने प्ले किया था? क्वेश्चन नंबर 16। ओटो वन बिस्मार्क। चलिए ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क ने जो है सबसे अच्छा रोल प्ले किया था, प्रशिया चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने। ठीक है, हाँ। अब ये जो जर्मन फिलोसफरी कहाँ से आ गए? ड्यूक मैटर नहीं किया, ये यूनिफिकेशन कराएंगे, ये हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि करा देंगे। केसर विलियम फर्स्ट, तो ये पहले बार हुआ था, लेकिन पहले बार होने पर क्या हुआ था? फेल हो गए थे। ठीक है, इसलिए वो नहीं हो गया, ओटो वन बिस्मार्क। चलिए 17 बताइए। 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी एंड फ्रांस इंडेड इन। बताइए किसके वजह? 3 युद्ध हुए थे। तो जो 3 युद्ध हुआ ये 7 साल तक, तो 3 युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और जर्मनी के साथ, ठीक है, और फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुए थे। तो इससे 3 युद्ध में जीत किसकी हुई थी बताइए? प्रशिया का। जब जर्मनी यूनिफिकेशन की बात हुई ना, तो जर्मनी यूनिफिकेशन की बात हुई तो बीच में यही लोग आए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस, और इन्हीं के साथ प्रशिया की सेना ने युद्ध लड़ा था। तो जीत किसकी हुई बताइए? तो किसके लिए बीच में अटक आ रहे थे? अब बताइए किसके साथ? तो किसने ये साथ दिया था? तो इसी जर्मनी के साथ, जो जर्मनी के लिए जो युद्ध हो रहा था, तो प्रशियन सेना कूद पड़ी थी। तो जीत किसकी होगी? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 18 में क्या है? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज क्या होगा? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर। बताइए, तो जो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन लाया गया, वो परिवर्तन कौन कौन से थे? फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना जी, तो फ्रांसीसी क्रांति होने पर क्या हुआ? इसने मोनार्की को एब्सोल्यूट कर दिया, या इट ट्रांसफर द पावर टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। बी होगा, पावर टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, ये चला गया। या इट प्रोक्लेम दैट हैंस फॉर पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स आइडेंटिटी, या ऑल द एबव। बताइए। बी आंसर डी होना चाहिए। आप तो बी कैसे हमको सुनाई दे रहा है जी? हमारा कान, हाँ फर्स्ट टाइम ना, चूंकि फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, तो ये सब कुछ हुआ था। आंसर क्या होना? डी होगा। हो गया, लगा लिए। अब ऐसे हम लोग ना, ये क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा ना कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा वो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज क्या आए थे, तो हम लोग ये तीनों बिंदु लिख सकते हैं। ये तीनों बिंदु लिख देंगे, हम लोग को शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर में जवाब मिलेगा। समझ में आ गया मेरा बात? ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। हमने क्या कहा कि लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब डिस्कस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 क्या? व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेगिंग स्केल्स सिंबलाइज? एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन तराजू ऐसे ली है, हाँ तराजू लिए, किस चीज का सिंबल कर रही है? शांति का, इक्वलिटी का, जस्टिस का, या लिबर्टी का? ये तो आज भी कोर्ट में रखा हुआ रहता है। आंख बंद करके न्याय करना है, एकदम देखना नहीं है कि कौन मेरा है कौन पराया है। ठीक है, बस न्याय देखना है कि बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815?
हाँ, 1815 के वियना के ट्रीटी के पीछे का मुख्य कारण क्या था, मुख्य इरादे क्या थे? मोनार्की फिर से रिस्टोर करना। हाँ, तो कभी होगा नहीं। कंजर्वेटिव आए कभी होगा ही नहीं, पब्लिक से मतलब ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा? सी। चलिए, ये 21 क्या है? व्हाट डिड डास वोल्क स्टैंड फॉर? डास वोल्क का मतलब क्या होता है? डास वोल्क का मतलब ये याद है ना? चलिए, डास वोल्क का मतलब क्या होता है? डास वोल्क का मतलब कॉमन पीपल। आंसर हमारा डी होगा। अब ये याद रखना है, ठीक ना? ये सब ऐसे ऐसे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म? ये रोमांटिसिज्म का मतलब बताइए क्या? रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, अरे वाह, क्या क्या ऑप्शन दिया है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, क्या होना चाहिए? कल्चरल मूवमेंट। आंसर हमारा क्या होगा? सी। रोमांटिसिज्म दिया है ना। चलिए 22 के बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? आंसर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में नेशनलिज्म विच एमर्ज्ड एज फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी, बताइए ये क्या था? नेशनलिज्म जो था, तो यह नेशनलिज्म जो अगर देखा जाए 19th सेंचुरी में जो एमर्ज हुआ, इसका मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। अपने देश के जो भी कल्चर है, इतिहास है, अपने देश के प्रति जो है जो डिवोशन होता है, जो समर्पण होता है, वह हुआ। या स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर लाइक वंस ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन ऑफ अदर नेशन, बताइए। बिना किसी देश के क्या दूसरे देशों के प्रशंसा के अपने देश के प्रति मतलब समर्पण, या स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस कंट्री एंड हैट्रेड फॉर अदर्स, अपने देश के प्रति प्यार और दूसरे के प्रति नफरत, या इक्वली स्ट्रॉन्ग बोला कि डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या पूरे दुनिया के जितने देश हैं सबके प्रति समर्पण। बताइए, नेशनलिज्म 19वीं सेंचुरी में आया तो ये क्या था? इसका मतलब क्या हुआ था, बताइए। हाँ, ये होना चाहिए कि होगा ही? होगा ही। अपने ही देश के प्रति आपका होना चाहिए जी, अपने इतिहास, अपने कल्चर। दूसरे देश से आपको दूसरे देश से क्या मतलब है ना? ऐसे भी खोज सकते थे। 24 बताइए। अर्नेस्ट रेनान बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसरी बिकॉज, बताइए। अर्नेस्ट रेनान ने यह माना कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व में आना या राष्ट्र के यूनिफिकेशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, बताइए क्या जरूरी होता है? इट इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, यह सभी को सुरक्षा देता है, राष्ट्र बन जाएगा तो। या इट इंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स, या इसमें रहने वाले सभी लोग को अधिकार पावर मिलता है, या पार्लियामेंट, इसमें रहने वाले लोगों को पार्लियामेंट सरकार होती है, सबको जॉब और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। बताइए क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्र बनेगा तो सबको लिबर्टी मिलेगा ना जी, कम से कम सभी को लिबर्टी मिलेगा तो खुद ही खुद सब कुछ मिल जाएगा। आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। हाँ, 25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये ना चार गो थे। ये स्विट्जरलैंड कहाँ से आ गया? ये तो कई बार बात हम लोग कर रहे हैं कि वियना के बैठक में 4 लोग थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर पढ़ेंगे तो द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने ये पूरी तरह से डिक्लेयर किया कि मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज, बताइए। जो है फ्रांस है तो फ्रांस का भाग्य और इसका मिशन था, किस चीज में था? टू कनक्योर द पीपुल ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप के लोगों पर कनक्योर कर लेना। टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप फ्रॉम बोला डिपोटिज्म, डिपोटिज्म से यूरोप के लोगों को लिबरेट करना। या स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट मोनार्की इन ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप में सभी जगह मोनार्की बना देना। या टू प्रोपेगेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर दुनिया के सभी हिस्से में जो है
फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी के आदर्श जो प्रोपगेट होने चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन? कौन सा? बी। चलिए ठीक है, सही है। बी आंसर किधर है जी? बी। ये आंसर होगा लिबरेट द पीपुल ऑफ हीरो फ्रॉम डिपोटिज्म। ये जो डिपोटिज्म चल रहा है, इससे आज भी डिपोटिज्म से किसको नहीं नफरत रहता है भाई? हम भी देश के नागरिक हैं, हम लोग को भी अधिकार चाहिए, हम लोग को भी कुछ पावर राइट्स होना चाहिए। आप ही क्यों बार बार आते रहेंगे? चलिए, द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? बताइए, यह नेपोलियन कोड जो है निम्नलिखित, नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? किस क्षेत्र में हुआ था नेपोलियन कोड? बताइए 27। हाँ, नेपोलियन कोड इसमें इंग्लैंड में होगा, फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में होगा। गलत है, स्पेन में। और फ्रांस का ही ना था नेपोलियन, तो वहीं पर ना होगा। ये तो सिंपल सा जवाब था। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या है? द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या था? हाँ, राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मैन, या द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, या द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, या राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू एजुकेटेड मैन एंड वुमेन। बताइए क्या होना चाहिए? तो एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या था? अरे सॉरी, एडल्ट फ्रेंचाइजी कह रहा है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या था? तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट, ये याद रखिए। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, इससे ज्यादा नहीं। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी। हाँ, राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, 29 पढ़िए, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? हाँ, कंजर्वेटिज्म का, जो भी कंजर्वेटिव लोग विश्वास करते थे, तो कंजर्वेटिव का फीचर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कंजर्वेटिव बिलीव इन एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। तो ये तो कंजर्वेटिव का पॉलिसी है, ये गलत आंसर है। कंजर्वेटिव का फ्यूचर कौन नहीं है ये देखना है। तो कंजर्वेटिव का फ्यूचर है कि भैया वही ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बैठाना, मोनार्की वाला सिस्टम पुरनका बैठाने वाले थे। कंजर्वेटिव, तो ये आंसर नहीं होगा, ये क्लियर है। कंजर्वेटिव स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज। ठीक है, तो ये भी जो है, अब चलिए स्ट्रेट, ये भी क्या था? कंजर्वेटिव का फीचर है। कंजर्वेटिव प्रपोज्ड टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डे एंड वेयर अगेन टू द एडिशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू। ये भी नहीं होगा। अब कंजर्वेटिव बिलीव्ड इन द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हायरार्ची। अब आप खुद से बता दीजिए क्या है? क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए ठीक है, अदर सोशल हायरार्ची। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, 30 पर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो रह जाएंगे इधर ही हम लोग। दूरी थोड़ा हमारा बड़ा है, ज़्यादा दूर तक जाना है ना। अब पढ़े हैं तो जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन? व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन? बताइए, ब्रिटेन में जो एक नेशन निर्माण में, हाँ, क्या फॉर्मेशन में क्या था? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? हाँ बताइए 30 का आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट्री थ्रू ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की एंड विच ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ। चलिए ठीक है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़े। एलए, फिर आइए एलए। ये जो एलए था, एलए द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। एलए क्या नापा जाता था? जमीन, धागा, हाइट किसी का नापा जाता था। क्या नापा जाता था? कपड़ा, 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 कपड़े ने नापा जाता था एलए से। पहले जाके देख लीजिए, कपड़ा नापा जाता था। ठीक है, 31 का ए का ये होगा एलए। क्या 32? 32 में ज्वेलवेरियन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रसिया रेफर्स टू।
ये तो कस्टम यूनियन था, आंसर बी ठीक है। 33 का ये हो। 33 का रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, रोमांटिसिज्म क्या था? कल्चरल मोमेंट था। चलिए ठीक है, ये भी सही है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब ये वाले तो फटफट हम लोग बत के आगे बढ़ जाएंगे। लोग को लगता है कि सर टाइम ज़्यादा लगता है। अरे यार देखना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हो, आप पूरा चैप्टर क्लियर कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि 2 मिनट में हो जाए चैप्टर क्लियर। कभी 2 चैप्टर में कोई चैप्टर क्लियर नहीं होता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, उसका क्वेश्चन तो थोड़ा वक्त लगता है। अब सोचिएगा कि हम 5 मिनट देख लें, 5 मिनट पढ़ लें, सब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन ऑफ 1789? 1789 के क्रांति से पहले फ्रांस में किस तरह की सरकार चल रही थी? डिक्टेटरशिप था, मिलिट्री था? अरे 1789 में हुआ था ना जी, 1789 में फ्रांस क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले उस समय फ्रांस में कौन सिस्टम था? ये तो सबको पता है, मोनार्की। ऐसी मोनार्की के अगेंस्ट ना फ्रांसीसी क्रांति हुआ। 35 बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? किसको कहा गया था? हाँ, ग्रीस को। चलिए सही आंसर, ये याद रख लीजिएगा कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किसको कहा जाता था? ग्रीस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए क्या है? द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन which gave the clear idea nationalism with its codes word liberty, equality and fraternity was? बहुत अच्छा है दिया कि इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड, इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहाँ से आ गया जी? यूरोपियन हिस्ट्री में कुछ। हाँ ये बात सही है कि ऑप्शन हमें होंगे ही गलती। क्राउन ऑफ ओक लिप्स बताइए, ओक लिप्स किसको सिंबलाइज करता था? हाँ बताइए। अब ये तो हाँ, ओक लिप्स किसको सिंबलाइज करता था? किसको? पीस को नहीं, बीइंग फ्रीड, आजाद, स्वतंत्रता को दिखाता था। 38 बताइए, व्हाट डिड द जर्मन स्वॉर्ड स्टैंड फॉर? जर्मन स्वॉर्ड का मतलब क्या था? जर्मन स्वॉर्ड का मतलब क्या था? तलवार है तो सीधे लड़ाई से बातें होगा। बी, रेडीनेस टू फाइट। हो गया। चलिए 38 के बाद आगे बढ़ते हैं। 39 बताइए, 39 का क्या होगा? 39 का क्या होगा? हाँ 39 का आंसर क्या होगा? कैसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789? 1789 की क्रांति से पहले। अरे ये तो मैथ मेरा कमजोर है ना, 1789 है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट? बोलिए, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निम्नलिखित में से कौन नहीं था? क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री, बाउंड्री अगर सीमाएं आपने बना दिया। नेशनल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, कि जो भी राष्ट्र जो है कल्चर और हिस्ट्री पर बन जाए। फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की या सॉवरेनिटी? बताइए, राष्ट्र का कौन सा परिचय नहीं था? 40 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए, आंसर डी होगा इसका, फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की। हाँ यही नहीं होता है ना, ये तो सब था ही कि भैया आप नेशन स्टेट बना रहे हैं तो सीमा तय करिएगा कि नहीं करिएगा? अपने देश में अपना कल्चर और हिस्ट्री बेस बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? सॉवरेनिटी रखिएगा कि नहीं रखिएगा? संप्रभुता होता है इसका मतलब। तो ये सभी चीजें रखना ही रखना होगा, ये चीज नहीं रखना ना है। ये ना कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये मोनार्की आप समझिए। 41 बताइए, व्हाट इज एन एलेगरी? एलेगरी क्या होता है? आइडियलिस्टिक स्टेट, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आर्ट फ्रॉम या स्नो, क्या 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 होता है? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। ठीक है, एलेगरी क्या होता है? एलेगरी इज अ सिंबल, इट शोज एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक ऐसा आइडिया शो करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग पढ़े होंगे, जो ना छुआ जा सकता है और ना देखा जा सकता है, केवल फील किया जाता है। जैसे ईमानदारी,
तो वैसे ही कोई सिंबल बना दिया गया शेर का, बाघ का, बाज का, मुर्गा का, तो आपने कहा कि मेरा देश मुर्गा छाप है, तो इसका मतलब सिंबलाइज कर रहे हो कि आप मुर्गे की तरह हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीम ब्रदर्स इन नेशन बिल्डिंग? नेशन बिल्डिंग में ग्रीम ब्रदर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था जी? फेरी टेल। फेरी टेल्स? यही ग्रीम ब्रदर्स से फेरी टेल्स कहते थे? फेरी टेल्स कहते थे, इन्हीं लोग का एकदम। चलिए ठीक है, आंसर सही है, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। 42 का यही होगा। चलिए 42 के बाद 43 पढ़िए। 43 में क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 43 में पढ़िएगा, तो इसमें लिखा है वुमेन वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ संत पॉल बट ओनली एज ऑब्जर्वर्स, केवल देखने के लिए। यह माना जाता था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता है। आज भी समाज में क्या है, बहुत सारी जगह पर माना जाता है कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता, ये सब बैताव होती है, इसी वजह से लोग को नहीं मिल पाता है, अधिकार ही नहीं मिल पाता है। फूल मिलता है, फूल परिवार में भी पूरा अधिकार नहीं मिलता है। और लड़के लोग को ओहो बुलेट मांगेगा तो डुलेट मिल जाएगा उसको। चलिए 44, व्हाट डिड वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 रेगुलेट अगेंस्ट? बताइए। सिलेसिया का स्टोरी याद है कि सिलेसिया के जो वीवर्स थे, किस तरह से उन लोगों ने कपड़ा बुन कर बेचते थे, और कॉन्ट्रैक्टर जो है उनसे पैसे कम लेने पर कर दिए, तो जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था ना सिलेसिया की स्टोरी। तो बहुत सारे जो है मारे गए थे। तो किसके अगेंस्ट लोग किए थे? अभी बात अभी हम लोग किए कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, तो सी आंसर होगा। तो इजी चैप्टर थोड़ा सा हमारा रिन्यू भी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्या है? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पुलिस बीइंग अम्यूज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रीचिंग इन चर्च गैदरिंग इन लेट 18th सेंचुरी? बताइए। लेट 18th सेंचुरी में चर्च में इकट्ठा होकर जो प्रीचिंग होती थी, ये क्या दिखा रहा है? बताइए। तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पुलिस बीइंग? क्या होगा इसका आंसर 45 का? डी होगा। कैसे डी होगा जी? आखिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पुलिस बीइंग यूज्ड इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीचिंग इन चर्च गैदरिंग इन लेट 18th सेंचुरी? तो ये सबके सबको जेल्ड किया गया था। आंसर ये होगा। 46 पढ़िए। क्या है? हाउ डिड कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल? हाँ ये सही है। ये तो देखिए 46। चलिए 47 पढ़ते हैं। ये याद कर लेना है एक एक। देखिए हम पहले भी बता रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन अभी रिपीट होकर आया 50 तक नहीं ना आया, लेकिन जो है यहाँ क्वेश्चन एक भी नहीं, पूछने का तरीका अलग था, वो अलग थोड़ा चेंज कर दिया था क्वेश्चन में, लेकिन ये 50 में सेम क्वेश्चन आया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोपियन हिस्ट्री अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज कर देता है। आई अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो हम लोग को इसको अच्छे से देखना और रिवाइज करना है। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 ऊपर कर दें। 47 ना, हम 44 बोल रहे हैं जी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? क्या देखने को मिल रहा है बताइए। वाई वाज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम सेट अप इन नॉर्थ? क्यों ऐसा कहा गया था? क्या कैसे कारण थे 47 का? हम बताइए 47 का ऐसा क्या रीजन था? टू कंट्रोल सेंसरशिप लॉ? नहीं, गलत। टू कर्ब गवर्नमेंट एक्टिविटीज? ये भी गलत। टू प्रिवेंट, ये होगा सी आंसर होगा। ठीक है, हाँ नीदरलैंड्स जो किंगडम था ना, उसको जो है बेल्जियम उसमें भी था, लेकिन इसको उत्तर में इसी वजह से किया गया ताकि फ्रांस एक्सपेंशन से क्या रहे, दूर रह सके। ठीक है, चलिए 48 का बताइए आंसर। व्हाट लेड द एबोलिशिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ यूरोप द रिडक्शन ऑफ करेंसी?
तो बताइए व्हाट लेड द एबोलिशिंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स इन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ यूरोप। यूरोप के जर्मनी बोलने वाले क्षेत्रों में ये टैरिफ बैरियर्स के लिए, टैरिफ बैरियर्स एबोलिशिंग के लिए क्या लगाया गया था? तो क्या बनाया गया था? फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियंस। 48 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पढ़िए। 49 का क्या होगा? 49 है ना ये? 49 ना। What was viewed as obstacle to economic change and growth by new commercial classes? बताइए इसमें क्या लिखिएगा आप? तो इसमें देखो what was viewed as obstacle to economic change and growth, ठीक है, ग्रोथ बाय न्यू इकोनॉमिक क्लासेस। तो न्यू इकोनॉमिक क्लासेस के द्वारा जो ग्रोथ या परिवर्तन, इकोनॉमिक परिवर्तन हुआ, ये क्या हुआ था? कस्टम ड्यूटीज हुआ था। चलिए ठीक है, नहीं इकोनॉमिक नहीं, कस्टम ड्यूटीज में चेंजेज हुआ था। 50 पढ़िए। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम हम्बर्ग दिया ना, हम्बर्ग टू नर्नबर्ग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century had to pass through how many customs barrier to sell his goods? 11? 9 होगा। हाँ 9 होगा। बताइए कितने होना चाहिए? अ मर्चेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम हम्बर्ग टू, आंसर दिया लेकिन 20 तो से गुजरना पड़ा। आंसर मारिए 20। 20 जगहों से गुजरना रहता था। जो गलती होगा वो कमेंट में लिखते जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 51। अब बताइए 51 का क्या होगा? हाँ 51 क्या है? इन रेवोल्यूशनरी बोला फ्रांस हु वर गारंटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू वोट। सबको, सभी औरतों को दिया, औरत को दिया गया था। ये औरत इसी तरह से 80% वहीता होती है, इन सबको दिया जाएगा? ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, प्रॉपर्टी रखने वाले आदमी है, थोड़ा ये सही है। प्रॉपर्टी ओनिंग वुमेन, ये सब के पास कैसे प्रॉपर्टी होने लगा जी? हम इंसान लोग, पुरुष लोग होते हैं कि कुछ एक जो खेत बिजा रख देते हैं कि चलो भाई हटाओ, औरत है मर जाएगी, लेकर थोड़ा ना जाएगी। ठीक है, ऑल मैन। बताइए किसको दिया गया था राइट्स? आंसर क्या होना चाहिए 51 का? बताइए। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस हु आर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू वोट। एक्सक्लूसिव राइट्स टू वोट। हु आर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स पर हम सोच रहे हैं। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है? कभी कभी न्यूज वाले दिखाते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो है। ऑल वुमेन होना चाहिए। एक्सक्लूसिव हम पढ़ेंगे, ठीक ना? ऑल वुमेन होना चाहिए। चलिए 52 पढ़िए। 52 का क्या जवाब दीजिएगा? अ नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप टू द इमरजेंस ऑफ। बताइए नेशनलिज्म जो आया तो यूरोप में किस चीज का इमरजेंस क्या किया? मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक स्टेट, अलायंसेस फॉर्म्ड अमंग मेनी यूरोपियन स्टेट्स। बताइए क्या था? 52 का क्या होगा? तो अगर पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म लाया गया तो नेशनलिज्म लाने का मतलब था नए राष्ट्रों का उदय होना। हमारा आंसर होगा ए। 53 बताइए। 53 का क्या है? द टर्म प्लेबिस्टिक्स मीन्स। बताइए इसका मतलब क्या था जी? हाँ 53 का क्या था? डायरेक्ट वोट। डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपुल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट द रिजेक्ट ऑफ प्रपोजल। चलिए बी आंसर होगा। ये याद रखिएगा, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में गलती करके आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे आर पार का फैसला होता है, गलत तो गलत। लड़के सब ना सोचते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, अरे यार उसमें थोड़ी सी मिस्टेक किए तो खत्म कहानी, उसमें फिर बचने का उम्मीद नहीं रहता है। और लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम में भी तो ये रहता है कि चलो भाई कुछ इधर उधर लिखे तो 1-2 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सीधे आर पार का फैसला होता है उसमें। चलिए 53 के बाद 54।
54 ना, हाँ तो 54 ही ना हम दिखा रहे हैं। बताइए 54 का आंसर क्या होगा, क्या होगा 54 का, क्या आना चाहिए 54? द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution were expressed by the French। बताइए, हाँ जो भी फ्रेंच के द्वारा जो है, जो बोला कि बाय फ्रेंच, तो द आइडियाज ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बताइए किसके द्वारा? सिटीजन के द्वारा, लापतरिया के द्वारा, या दोनों के द्वारा? नन ऑफ द एट। हाँ आखिर मान ये देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जो दिया गया है ना कि जो यूनाइटेड कम्युनिटी हमारे फ्रांस में यूनाइटेड कम्युनिटी जो है, अगर पूरा उनको इक्वल राइट्स मिल जाए तो यह एक संविधान के द्वारा होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया, किस रूप में? लापतरिया के रूप में कि सिटीजन के रूप में? लापतरिया या सिटीजन किस रूप में? लापतरिया और सिटीजन दोनों होगा, आंसर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इसी के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हम इस लापतरिया, हमारा फ्रांस हमारी भूमि है, हम इसके नागरिक हैं, हमें सब इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इस रूप में मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। लिबरलिज्म मीन्ट द न्यू मिडिल क्लासेस। बताइए लिबरलिज्म मीन टू द न्यू मिडिल क्लासेस, क्या पढ़िएगा? तो लिबरलिज्म मीन टू द न्यू मिडिल क्लासेस, बताइए। पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी या न्यू पॉलिटिकल राइट्स, क्या होना चाहिए? लिबरलिज्म का मतलब क्या था? 55 क्या आना चाहिए आंसर? क्या? डी? अच्छा बी क्या है जी? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। चलिए सही है, बी सही बात है। अच्छा 56 क्या है? विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। बताइए नेपोलियन के हार के बाद, ठीक है, तो विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन, क्या होना चाहिए? 56 का बी। चलिए कंप्यूटर मालिक इसको लॉक कर दिया जाए। विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन? फैसिज्म, कंजर्वेटिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म। तो नेपोलियन के हार के बाद वो नई स्पिरिट क्या थी? चलो ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम। 57 बताइए। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ये तो कोई बता देगा ना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में, ये तो कोई बता देगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 58 का क्या होगा? 58 का बताइए। 58 क्या है? 58 का क्वेश्चन है कि व्हाट एम्फासिस द नोशन या नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट बात किए हम लोग, अभी जस्ट बात किए हैं। ए होगा 58 का ए। 59 बताइए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। बताइए रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, क्षेत्रीय भाषाओं को हटाया गया और कॉमन भाषा बनाया गया। ठीक है, राष्ट्र का जो है कॉमन भाषा बना। कौन राष्ट्र का भाषा बना था बताइए? 59 फ्रांस से शुरू हुआ था ना। कौन सा भाषा होना चाहिए? सी फ्रेंच, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा था। चलिए 60 व्हाट मिशन डिड द रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच पीपुल? बात हुआ था अभी, बताइए क्या होगा इसमें? चलिए अच्छा याद है, डिपोटिज्म ना। चलो कम से कम याद तो है, हम तो सोचे खत्म हो गया। 61 बताइए 61 का क्या होगा आंसर? हाँ पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। 61 का आंसर क्या होगा बता दीजिए। 61 क्या होगा? 61 का सी। What happened when the news of events in France reached the different cities of Europe? यूरोप के विभिन्न देशों में जब जो है यह खबर पहुंची, फ्रांस की जो घटना की खबर पहुंची, तो क्या हुआ? There was tumult. The people did not know how to react. Students and other members of educated middle class began setting up in Jacobin clubs.
या देयर वॉज कंफ्यूजन एंड डिससेटिस्फेक्शन इन द एयर। वाह, हवा में ही सब कुछ होने शुरू हो गया था। बताइए, नहीं होता है अफवाह, उसी अफवाह का है क्वेश्चन, उसी अफवाह का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर? सी? कैसे सी होगा जी? हाँ, ट्यूमुलेट नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करना है। चलिए 62, व्हाट आइडिया, जो बुक्स में पढ़े तो ध्यान ही नहीं दिए। व्हाट डिड द आइडिया फ्रेंच आर्मी कैरी अब्रॉड थ्रू द रेवोल्यूशनरी वार्स? बताइए, एक रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था, उस क्रांतिकारी युद्ध के द्वारा फ्रांसीसी सेना ने जो है दूर दूर तक क्या ले गया? डिपोटिज्म ले गया, नेशनलिज्म ले गया, वार स्ट्रेटजी ले गया, वायलेंस एंड ब्लडशेड ले गया। क्या अपने साथ ही ले जा रहे थे? नेशनलिज्म की परिभाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल? सेट अप अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर क्या? 63 ना? बताइए क्या होगा 63 का? अच्छा ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। सेट अबाउट वार स्ट्रेटजी, तो उसके जो कंट्रोल, जो उसके अधीन था, उसने नेपोलियन ने उस टेरिटरी में क्या किया था? चलिए ठीक है, सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स। चलिए ए आंसर होगा 63 का ये। चलिए 64, बढ़ते हैं। बताइए 64 का आंसर क्या होगा? क्या होगा 64 का? क्या होगा 64 का? नेपोलियन हैड नो डाउट, बताइए, डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था? डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया उसने। प्रॉमिस तो किया कि हम लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि सारा कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लिया था, किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इसके बाद 65 पढ़िए क्या है? व्हाट डिड नेपोलियन डू? ठीक है, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक, भला क्या दिया जी? माइस्टर ना, एफिशिएंट नेशन इन फ्रांस। नेपोलियन ने क्या किया था? In the administrative field he had incorporated revolutionary principle, brought about different reforms, work on military, work on the financial condition. क्या किया था इसने 65 में? बताइए नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन make the system efficient और rational in France। ये रेशनल है। बोला कि व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम, ये सिस्टम होगा, ये सही कह ही रहे, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। अब पढ़िए, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू द मेक सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस? उसने क्या किया था? बताइए क्या किया था उसने फ्रांस में? तो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। चलिए ठीक है, ए आंसर होगा 65 का, यही आंसर होगा। ठीक है, 65 का ये आंसर होगा। बाहर गेट खुला है। ठीक है, 66 का बताइए। व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट? बताइए 1804 का कोड क्या लाया था? बी डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1804 का सिविल कोड, ये याद रखिएगा। 1800 सिविल के कोड से क्या चेंजेस हुआ था? सभी प्रिविलेज जो बर्थ पर थे सब एबॉलिश हो गए थे। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, आया था ना? चलिए बढ़ते हैं 67 का पढ़िए क्या होगा? 67 का क्या होगा? 67 का क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरिया ऑफ दिस रीजन्स? दिस रीजन्स मतलब क्षेत्रों में जो है नेपोलियन ने क्या किया था जी? क्या किया था नेपोलियन ने? एक एक किलो को बादाम बांटा था। नहीं हो जाएगा? बादाम बांटा था। बताओ। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट्स। हाँ, ये सबसे बड़ी कहानी है। जो क्षेत्र थे ना, ये सबसे आंसर का कारण बनेगा। ठीक है, सर्फडोम माने क्या होता? गुलामीगिरी, बंधुआगिरी से स्वतंत्र करण। चलिए 68 पढ़िए क्या दिया है?
व्हाट चेंज डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स। नेपोलियन के रिगार्डिंग कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है जी, लगता है कि हीरो था ही का। यहाँ पर नेपोलियन के जगह पर जो है किसका का साउथ इंडियन हीरो का क्या नाम है, प्रभास नाम रख देता तो अच्छा रहता। तो व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स, टाउन्स में इसने क्या चेंजेस लाया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट आर्टिसन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन हैड टू पे टैक्स, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमेंड एज दे वर। बताइए किसने ये क्या चेंजेस इसने किया था। और हमारे विचार के अनुसार ए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे। वो भी एक रीजन, टाउन में क्या गया था। टाउन में ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ऐसे तो पढ़िएगा पूरा आंसर हो जाएगा। पढ़ना तो मुख्य है ना, जो पहला आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए, बढ़ते हैं आगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा, क्या होगा 69 का। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, इन मिड सेंचुरी यूरोप, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, किंगडम से डिवाइड थे, सोवरेन स्टेट थे, डेमोक्रेसी थे, रिपब्लिक थे। ए चलिए सही है, 69 का है। कुछ कुछ तो लोग जवाब कभी कभी सही देते रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इनाम दे दें तो लोग, ठीक है। इस समय जो इनाम में जो टॉफी आ रहा है ना, सब आ रहा है। एक आया पल्स, एक आ गया माइनस। तो पल्स के लिए प्लस रखना चाहिए था, एक काचा मैंगो एक पाका मैंगो नहीं होना चाहिए था। काचा मैंगो खाटा, पाका मैंगो का तो नहीं मीठा रहेगा। ऐसा ऐसा टॉफी आया है तो हम तो लोग सोच रहे हैं कि पाका मैंगो दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट। जर्मन के कुछ हिस्सों में और फ्रांसीसी बला फ्रांस के कुछ हिस्सों में कब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। 18th सेंचुरी, लेटर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या मिड 18th सेंचुरी। कब औद्योगिकरण आया था, बताइए औद्योगिकरण कब आया। गलत, 19th सेंचुरी। 18 सेंचुरी तो फ्रांस खुजे 1789 में क्रांति हुआ। फ्रांस खुद क्रांति से झेल रहा था। 1789, 92, 91 ये सब क्रांति से झेल रहा था। 1800 में भी झेल रहा था ये, तो 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 71 बढ़िया है, 100 पहुंचना हम लोग को, ठीक है। जल्दी थोड़ा चलते हैं, नहीं तो रह जाएंगे हम लोग पीछे। चलिए आइए 71 पर क्या है बताइए झट से। ए कैसे, व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट। तो पहले ही मिल गया कि लिबरलिज्म जो है ये कहाँ से है। हाँ, ये कहाँ से है, लैटिन वर्ड है। ये तो पहले ही से है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम। ए आंसर हम देख रहे थे कि ऑल ऑफ द एबव नहीं ना दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। व्हाट इज सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 73 बढ़ते हैं, एकदम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, देर नहीं करना है। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, क्रांतिकारी फ्रांस में द राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटेड एक्सक्लूसिव टू। वुमेन होना चाहिए ना, और वुमेन ऑप्शन शिफ्ट हो गया, ऑप्शन शिफ्ट हो गया। बी और वुमेन होना चाहिए, और वुमेन बी औरत। यस, राइट टू वोट और गेट इलेक्टेड भी है। एक्सक्लूसिव। अच्छा एक्सक्लूसिव दिया है, लेकिन अभी तक से तो हमको नहीं दिखाई दिया कि यूरोप के किसी भी देश में औरत भी इलेक्ट किया गया था, औरत को कोई इलेक्ट भी करता था। अरे कम से कम अब तो भरोसा कर लो तू लोग। अभी तो मान लो इतिहास गवाह है, ये पूरा इतिहास गवाह है औरतें और लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है। अभी भी कुछ तो मान लो तू लोग। क्यों, अपने जिद नहीं करना चाहिए, तो अपने ही जिद पर टिकी रहो तो नहीं। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और जिल्वेरियन डू। जिल्वेरियन क्या बना था या कस्टम यूनियन क्या बना था। डी, अच्छा बी।
थोड़ा बोल दिया करो ना, बी फॉर बॉल, बी, ऐसे हमको थोड़ा सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 75। 75 बढ़ो बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर रह जाएंगे इधर ही, तो कहोगे सर बहुत ज्यादा लेट से आप समझाते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। 75 में क्या है? व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्ची, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, या डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट क्लास, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स बिकेम कंजर्वेटिव। वाओ, आंसर तो बी होना चाहिए 75 का हमारे। नहीं, क्या होना चाहिए? तुम लोग को क्या होना चाहिए बताओ? अब कुछ तो बताए भाई कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, आंसर सी होगा। 76 क्या है बताइए? When did the Treaty of Vienna take place and who are the participants? 1800 कई बार डिस्कस हो चुका है। रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 लोग थे। ये तो याद हो गया होगा, अब तो हमें नहीं लगता कि एग्जाम में बोलेगा ये सब। 77 बताइए? इन विच ईयर डिस लुइस फिलिप फ्लीव एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक? बताइए, लुइस फिलिप कब भागा था? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है। लुई फिलिप, बताओ, कोई बता देगा? अरे ना, क्या कब? 1848 में जो है फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। उसी जुलाई रेवोल्यूशन में, ठीक है, ऐसे भी तो लोग पढ़ सकते थे कि 1815 में फिर से कंजर्वेटिव आया, और कंजर्वेटिव के बाद बर्बन डायनेस्टी आई, और उसी बर्बन डायनेस्टी के बाद 1848 में फिर से जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। और इसी जुलाई रेवोल्यूशन के चलते ड्यूक मेटरनिख ने क्या कहा था? ड्यूक मेटरनिख, जब जब फ्रांस सीखता है तब तब पूरे यूरोप को, तो कब भागा? 1848। चलिए आगे, 1848 में। चलिए आगे बढ़िए। 78, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। विच वे एरिया वाज द मोस्ट सीरियस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? तो बताइए, विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? मतलब 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का मुख्य स्रोत वाला एरिया कौन था? 1871 के बाद सबसे ज्यादा टेंशन कौन कारण बना? बाल्कन एरिया में। चलिए, वेरी गुड, बाल्कन एरिया, सी आंसर होगा, बाल्कन एरिया में। बढ़ते हैं 79। बस 20 क्वेश्चन और, घबराना नहीं है सभी को, ठीक है? हाँ, 79 बताइए क्या होगा? व्हाट डू द सन्स एंगल्स क्रिस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन? यूटोपियन विजन बताइए किस चीज का? फर्टिनिटी अमंग नेशंस, फर्टिनिटी अमंग नेशंस, ठीक है, फर्टिनिटी अमंग नेशन। चलिए सही है, बी आंसर होगा। चलिए 83 बताइए? व्हाट टेरिटरीज डिड द हब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर? व्हाट टेरिटरीज डिड द हब्सबर्ग एम्पायर रूल? हब्सबर्ग एम्पायर का शासन किधर था? डी, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों में था। ठीक है, हंगरी से नाम है इसीलिए, एच से उसका भी नाम इसी का, ठीक है। चलिए 81 बताइए, बढ़ते हैं आगे। वाई वाज द ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉन अप इन 1855? ठीक है, अच्छा है, गुड जवाब। इनाम देंगे तो लोगों को, सब कच्चा मैंगो मैं पक्का मैंगो दूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82। 82 में क्या होगा? 82 नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनेवा। तो जेनेवा का वह इटालियन क्रांतिकारी कौन था? जेसीपी मैजिनी। कौन थे? मौसा थे? मामा 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 कहते हैं तो पिताजी के, अब मौसा कहते हैं जो मम्मी के। बताइए कौन होगा? जेसीपी मैजिनी। चलिए 83 बताइए। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली? नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया था? 83 बताओ बाबू, कब आक्रमण किया था?
तुम लोग उसको लिख देना आंसर कि सर उस समय हम लोग नहीं थे। क्या हो जाएगा? नहीं लिख सकते हैं? हाँ कब? तो उस समय बता देना कि सर नहीं थे। 84 व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली क्या था? यह पार्टी था ना, सेक्रेट सोसाइटी। चलिए ठीक है, चूंकि किसने बनाया था? जेसीपी मैजनी ने एक क्या पार्टी बनाया था? एक यंग इटली बनाया था और एक यंग यूरोप बनाया था। ये दो चीजें याद रखनी चाहिए। यंग यूरोप, ये दोनों के दोनों क्या थे? सेक्रेट सोसाइटी थे, सेक्रेट सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए 85 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अ रोल ऑफ डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट? क्लाइमेट किसी कंट्री का इमोशन शो करेगा? वाह, ऑप्शन भी कुछ अच्छा अच्छा दिया गया है, ऑप्शन में कमी नहीं है। 86 पढ़िए। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। यही जर्मन जॉन गेटफ्रीड का था। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, इसमें नहीं कि क्वेश्चन अच्छा दिया है। चलिए अच्छा है, 86 का ए आंसर होगा। आम लोगों के बीच में जर्मन कल्चर होना चाहिए। थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं 87। चलिए ऊपर कर लेते हैं 87। बताइए 87 का बताइए क्या होगा? 87 का द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पनिश्ड। तो बताइए कहाँ प्रीस्ट और बिशप्स वर पनिश्ड कहाँ किए गए थे? 87 का साइबेरिया। ठीक है आंसर। 88 बताइए। नेम द एक्ट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। 1707 ना, तो एक्ट ऑफ यूनियन 77 मिलकर क्या किया गया था? ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया था। ठीक है 89 बताइए क्या है? हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ गोल्डन? ये क्या है जी? 89 क्वेश्चन में ही गलती किए हैं काम। गोल्डन मीन, पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन दिया है, मैंने हम मीन दिया। चलिए बताइए 89 का आंसर लुइस फिलिप होगा। ठीक है बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी लुइस फिलिप। चलिए आगे बताइए। 90 कौन है? व्हाट वाज हेलेनिया फिलिप? हेलेनिया फिलिप क्या था? एक सेक्रेट सोसाइटी था। ज्यादा इधर से उधर पूछ दे रहा है। 91 बताइए। हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी मिलिटिया रेड शर्ट? हाँ मिलिटिया रेड शर्ट किसने बताया था? 91 मिलिटिया रेड शर्ट किसने बनाया था? गैरिबाल्डी। पढ़िएगा अच्छा से तब ना। गैरिबाल्डी ने किया था। अच्छा बोली थी, भुला गए। इनाम दे, इनाम दे दें। 92 फर्डिक सरियू कौन था? हाँ फर्डिक सरियू कौन था? तो फर्डिक सरियू एक इंसान था। अब वह इंसान कहाँ का था? फ्रांस का था। यही ना था? और आखिर कौन था? तो एक इंसान था। 93 वियना कांग्रेस वाज कॉन्वेन इन 1850 फॉर, बताइए किस पर्पज से किया गया था? फॉर व्हाट पर्पस? व्हाट पर्पस, किस पर्पज से किया गया था? टू डिक्लेयर कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये क्या है जी? रिस्टोर कंजर्वेटिज्म इन यूरोप, टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, भी होगा ना। चलिए 94 बताइए। विच ईयर वाज नॉन एज द ईयर ऑफ डियर ब्रेड? डियर मीन्स क्या होता है जी? डियर मीन्स क्या होता है? बता दो, 1 रुपया देंगे। डियर मीन्स बता दिए थे 1 रुपया। डियर मीन्स बता तो दो कि क्या होता है? 1848 होगा इसका आंसर। लेकिन डियर ब्रेड मीन्स होता क्या है? ये कह रहा है कि विच ईयर वाज नॉन एज द ईयर ऑफ डियर। वाह, ईयर ऑफ डियर, ईयर ऑफ डियर, वाह, ईयर ऑफ डियर क्या था जी? ईयर ऑफ डियर, डियर मीन्स महंगा होता है। और तू लोग लिखते हो ना माई डियर मदर, मेरी महंगी माँ, तो मेरी महंगी माँ। अगर लिखते माई डियर फादर, मेरे महंगे पिताजी, आपने बहुत दहेज लेकर आया ना, इसलिए लिखा था माई डियर फादर। ठीक है
अब लिख कर देखो तो डियर भी से महंगा होता है। तो महंगा वर्ष कौन सा रहा? 1848। उस समय हंगर हार्डशिप लाइफ जी रहे थे लोग, ठीक है। यूरोप में पूरी तरह से हंगर हार्डशिप लाइफ जी रहा था लोग, भूखमरी थी चारों तरफ से। 95 बताइए, 95। इन मोबाइल नंबर कोई लिखने के लिए बोले ना कि तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तो बोल दीजिए 95, 95, 98, 99। फोन लगाते लगाते तो फिट मार देगा उसको। बताइए 95 क्या होगा? नेम द स्टेट विच लेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। बताइए नेम द स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने जो है इटली यूनिफिकेशन के प्रोसेस में हिस्सा लिया? सार्डिनिया पिडमोंट। चूंकि इटली क्या था, 7 स्टेट में बटा हुआ था, और सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा एरिया था जो प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली का मतलब इटली के राजा थे, बाकी जगह पर तो हब्सबर्ग था, रोमन थे, पोप थे, स्पेनिश शासन थे, इन सभी को ना किया गया था। तो ये सभी लोग शासन कर रहे थे। चलिए आगे 96, 100 शतक लगाने के करीब आ गए हैं हम, शतक लगाने के करीब आ गए हैं। हाँ, हम भी शतक लगा कर ही माने हैं। 100 बीच में लगा घबरा जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन 100 लगा कर ही माने हम लोग। बताइए हु सेड केबर मैजिनी गैरिबाल्डी बोला 3 हर ब्रेन हर सोल हर स्वाड। बताइए किसने ये बात कहा था? 96 किसने ये बात कहा था? नहीं है, जॉर्ज मेरिडिथ। जॉर्ज मेरिडिथ ने कहा था। 97 हु फॉलोड द, ये फॉलोड लिख दिया गया जी, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। सोच लो तुम, ब्लड ऑफ एंड आयरन का नीति किसने अपनाया था? किसने अपनाया था? 97 बताइए किसने किया था? कौन था ये? कौन? ऑटो एंड बिस्मार्क युद्ध लड़े थे यही। 98 बताइए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर्स, यही ना? 99 हु सेड इटली वाज मेयरली अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। किसने कहा था? 99 किसने कहा था? बोलो। ड्यूक मेटरनिख ने। 100 आ गए 100 तक। विच वन वाज नॉट इंक्लूडेड इन बाल्कन एरिया? बाल्कन एरिया में कौन नहीं था? बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन नहीं था। डी आंसर, 100 का डी, ठीक है। 101 क्या दिया जी? हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? 16 आ जाएगा ना? चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अब मिलाते रहिए। हम लोग को 100 ही केवल रिवीजन करने थे।